जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय फेलोज़। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है साइकोलॉजी 101 का, जिसका टॉपिक है दी साइकोडायनेमिक्स अप्रोच मॉडल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमारी जो साइकोडायनेमिक्स अप्रोच किस तरह की होती हैं, जो इनर फोर्सेस होती हैं, जो अनकॉन्शियस होती हैं, वो सारी क्या है साइकोडायनेमिक्स अप्रोच के बिहेवियर में, उसकी लिमिटेशन में आ जाती हैं। तो इसमें क्या आता है कि इसका बानी कौन था, सिगमंड फ्रेड था, जिसने इसकी हिस्ट्री बताई थी और इसमें इनर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो इसके आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी 20वीं सेंचुरी की, और ये इफेक्ट करती है साइकोलॉजी को डिसिप्लिन के हिसाब से भी और रेवोल्यूशनरी मैनर के हिसाब से भी। इंट्री जो न्यूज़ पर्सपेक्टिव थे, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की, समझा बिहेवियर्स को, और उसने मेंटल इलनेस के बारे में बताया। जो फर्स्ट थेरेपी थी वो उसने अवेयरनेस बताई, जो उस टाइम बिहेवियर के बारे में इतनी नहीं थी, लेकिन जो अब की थेरेपी है उनमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस और ज़्यादा आ चुकी है। तो नीचे आते हैं हमारे पास, ये देखें कि जो रूट्स बना हुआ है, रूट ऑफ ह्यूमन एक्शन, इसमें देखें ह्यूमन से इनहेरिटेड भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, अटेम्प्ट टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद इनर फोर्सेस एक्शंस करती है, एक्शन से ही फिर रिड्यूस कर जाती हैं। तो आगे नीचे आए कि सिगमंड फ्रेड क्या, ये फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी है, हिस्टोरियन, फिजिशियन भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है। एंड उसके बाद ये स्टडी इसने किया था कि वाइना यूनिवर्सिटी, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्रो करना। तो आ जाए कि न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है कि इसने 3 साल स्पेंड किए हॉस्टल वाइनास में, और इसने जो अपनी फर्स्ट प्रोफेसर ये न्यूरोथेरेपी का रहा वेना यूनिवर्सिटी में, और इसने ये ट्रीटिंग करता था नर्व्स डिसीजेस को, जो हिप्नोटिक्स सेगेशन में होते थे, इसमें साइकोथेरेपी बताया। उसके बाद ये इसने स्टडी किया हिस्टीरियास को 1895 में, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, और उसने कैथराइजिस के बारे में बताया। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ साइकोडायनेमिक्स अप्रोच क्या है कि ऑल बिहेवियर डिपेंड होता है कि किस तरह से हमारे पास जो मेंटल, हमारे माइंड और साइक हैं, वो किस तरह से सेल करते हैं किसी चीज़ को, और इसका कॉन्शियस क्या है कि ये सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिहेवियर का जो इनकॉन्शियस पे ड्राइव करता है। इसकी कॉन्टिन्यूटी नॉर्मल अब नॉर्मल बिहेवियर के दरमियान क्या होती है, किस तरह की भी खास नहीं होती। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस क्या है कि कॉन्शियस का मतलब क्या है कि जिस बारे में हम अवेयर होते हैं, जानते होते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड क्या है कि जो अवेयरनेस के ऊपर होता है, जैसे कि समंदर है, और समंदर में जो पानी है वो जो ऊपर वाला है वो हमारे पास कॉन्शियस है, लेकिन जो नीचे वाली गहराई है वो क्या है, सब कॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस क्या है कि पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस का ये किस्सा जो सस करता है डेलिब्रेट चॉइसेस को, और अनकॉन्शियस वो है जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, या जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा देर के बाद सोचने के बारे में पता चलता है, जो हमारी इनर फोर्सेज होती हैं, लाइक ड्रीम हो गए, स्लिप ऑफ टंग हो गई। तो आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास क्या है कि 2 तरह के हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, एक लेटेंट कंटेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज के बाद से एम है। मैनिफेस्ट वो है जो बीवीएस अपीरेंट पार्ट है, जिसे हम ज़ाहिर देख सकते हैं, और मैनिफेस्ट लेटेंट कौन सा होता है जिसमें डिस्टिंग्विशेस होता है, डिस्टॉर्ट ड्रीम्स होते हैं जिनकी ट्रू मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं सोर्स ऑफ मोटिवेशंस क्या है कि ये साइकोडायनेमिक्स मॉडल है, और इसमें 3 पार्ट एंड स्ट्रक्चर्स के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो इड क्या है कि इड में हम अपनी खुद को, अपने आप को हम कहते हैं कि इड है मैं, आई, खुद सेल्फ, जिसमें हमारी बिल्कुल कंसिस्ट करता है ये प्योर अनएडुलेटेड इंटेंशनल एनर्जी पे, और ये सोर्स होती है बेसिक्स ड्राइव्स की, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल होता है, रियलिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्लेयर प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इसमें इमेजिनेट कोई चीज़ की ये होनी चाहिए। इसमें रिफ्लेक्सेशन आते हैं कि रिस्पॉन्डली ऑटोमेटिकली सोर्स ऑफ एडिटेशन होते हैं। अगर विश फुलमेंट की हमारी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसमें जो भी कोई चीज़ ख्वाहिश हो वो फ़ौरन पूरी होनी चाहिए। ईगो आ जाता है कि ईगो क्या होता है कि ये मेडिएट करता है सेल्फ को आउटसाइड वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड के बताता है, और ये वेल नोन बिटवीन होता है, ये बिटवीन होता है इड और सुपर ईगो के। इसमें जो फोर्सेस होती हैं वो क्लैशेस भी होती हैं। आगे आते हैं हमारे पास सुपर ईगो क्या है कि ये एक मोरल ईगो होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेंस होता है, शऊर होता है कि हमने किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को किस तरह रखना है वर्ल्ड के सामने। ठीक है, आगे हम पास आते हैं कि जो इड और रिप्रेजेंट करता है मोरल अपोज इड, एंड जो हमारे पास होते हैं रिप्रेजेंट मोरल डिमांड फैमिलीज, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर ईगोज। आगे आता है इसमें हमारे पास जो इसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, तो वो हमारे पास 5 हैं। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक्स। तो ओरल क्या है कि 1 से 1.5 बच्चे की पैदाइश लेकर 1.5 साल तक अर्सा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है, इसमें वो ज़्यादातर जो अपने मुंह से, अपनी माउथ से ज़्यादातर वो बाहर की दुनिया को महसूस कर सकता है। एनल स्टेज में क्या होता है कि ये उसके बाद का थोड़ा दौर है, जिसमें 2 से 1.5 से 3 साल तक का दौरानिया होता है, और उसमें से बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद फैलिक स्टेज में क्या होता है कि 3rd ईयर से 5 ईयर तक रहता है, और इसमें क्या होता है कि जेनेटिकल एरियाज आते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड एरियाज भी होता है। इसमें क्या ये एरिया, इसमें ऑडिपल्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्सेस तरह की एक्टिविटीज़ हाइल हो जाती हैं। ठीक है, लेटेंसी स्टेजेस क्या है कि ये 6 से 12 साल तक का दौरानिया है, और इसमें क्या होता है कि जो सेक्शुअल इंटरेस्ट होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जेनेटिक स्टेज में इंसान 12 से ऊपर
ऊपर जितनी भी उसकी लाइफ स्पैन होती है वो जेनेटिकल स्टेज में आती है और इसमें वो अपनी लाइफ के मेन डिसीजन लेता है, कोई फैसले करता है, तो ये सारे क्या है इसके डेवलपमेंट में आ जाते हैं। आगे एंग्जाइटी है कि किसी भी इमोशनल स्टेट को जब एक्सपीरियंस करते हैं रिजल्ट से, तो वो हम ट्रस्ट को सेल्फ करते हैं, इसमें डिमांड इट की होती है, ईगो की होती है, एक्सटर्नल डेंजर होता है। तो हमारे पास डिफेंस में इसको अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए, जिसमें ऐसे रिप्रेशन है। रिप्रेशन का मतलब है कि अपनी जो अनप्लीजेंट है, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं उन्हें पुश कर देना, उन्हें ब्लॉक कर देना। रिग्रेशंस का मतलब क्या है कि जब हम अपने प्रेजेंट से सेटिस्फाई नहीं होते तो हम अपने पास में रिटर्न बैक चले जाते हैं, रिप्रेशंस कर जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि रीडायरेक्टिंग एक्सप्रेशंस को अनवांटेड रिजल्ट से हम एक्चुअल टारगेट पे ले आते हैं। रेशनलाइजेशन का इसमें जस्टिफाई करते हैं बिहेवियर्स को और डेवलप करते हैं सोशल एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन रीजनिंग। ठीक है, आगे आता है डर्नलिज्म। क्या होता है कि रिफ्यूजिंग करता है एक्सेप्ट और एंग्जाइटी रिवोकिंग थॉट्स को, इम्पल्सिस को। और प्रोजेक्शंस क्या होती है जिसमें हम अपने गलत बिहेवियर को दूसरों के गलत बिहेवियर से तशबीह दे रहे होते हैं। सब्लिमेशंस क्या होता है कि कन्वर्ट कर देते हैं अनवांटेड इम्पल्सिस को सोशली अप्रूव करवाने में कि ये सोशली तौर पर बिल्कुल ठीक है। अगर पर क्या है साइकोथेरेपी में क्या होता है कि टारगेट्स क्या होते हैं कि एक्सप्लोर अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, और गोल में क्या होता है एस्टेब्लिशिंग करता है इंटरनल सोर्सेज पे होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रेशंस होती है। फ्री एसोसिएशन, इसमें भी इंटरवेंशंस के यूज हैं। फ्री एसोसिएशन क्या होती है कि जिसमें बंदे को कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, पेशेंट इजीली टॉक कर सकता है अपने जो भी उसका है उसका जो भी उसकी ट्रीटमेंट करने वाले उसी वगैरह टॉक कर सकता है, उसी रैशनल भी होता है, सेंसिबल होता है। आगे आता है कि एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है कि पेशेंट्स फील इनहिबिशन करता है, एक्सपीरियंस बताता है। आगे यहाँ पास आता है ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि लेटेंट ड्रीम होते हैं और मैनिफेस्ट ड्रीम होते हैं। इसमें दो तरह की आती हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस। एनालिसिस ट्रांसफेरेंस क्या होती है कि पेशेंट इमोशनल रिस्पॉन्स करते हैं, थेरेपिस्ट के ऑफ इंडिकेशन ऑफ पेशेंट्स रिएक्शन विद उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफेरेंस। और काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होती है कि जिसमें इमोशंस रिएक्ट टू वर्ड पेशेंट्स करते हैं, वो हमारे पास क्या है काउंटर ट्रांसफेरेंस। साइकोडायनेमिक्स हमारे पास थ्योरी आ जाती है। आगे हमारे पास क्या है न्यू फ्रेडियंस के हैं कि जिसमें जो है हमारे पास फ्रेडियन स्कूल होते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और आगे अल्फ्रेड एल्डर हमारे पास आता है, ये भी इसका एक साथ काम करने वाला था जिसने फ्रेड के साथ मिलकर काम किया और फिर बाद में अलग हो गया। तो इसकी थ्योरी इंडिविजुअल थेरेपी कहलाती है और इसने अपोजिट था ऑब्जेक्ट थ्योरी के, और इसने फ्यूचर गोल्स पे तवज्जो दी। ठीक है, उसके बाद ये एक उसका क्लोज दोस्त भी था। और ये इसकी जो दो इसमें डिफरेंस क्या है कि फ्रेड नेगेटिविटी बताते हैं और फ्रेड की आइडियाज़ को लिबर्टल फोर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट मोटिवेशन फोर्सेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की मोटिवेशन फोर्सेस क्या थी कि फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी थी, पीपल्स इमर्जिंग थॉट्स। इसमें बर्थ थॉट होते हैं। बर्थ थॉट में क्या होता है कि किस तरह से फर्स्ट बच्चे से लेकर लास्ट बच्चे तक किस तरह का उनका दौरानिया रहा होगा। बर्थ ऑर्डर्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं पर्सनालिटीज़ पे। सिबलिंग रिवल्टी क्या है कि सिबलिंग्स फील ऑफ काइंड ऑफ वैल्यूरीज टूवर्ड्स ईच अदर्स। साइको पैथोलॉजीज क्या है कंपनसेशंस, कंपल्सरी डिफेंस मैकेनिज्म कंबाइंड विद कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट्स। और फंक्शन ऑफ साइकोथेरेपीज क्या है कि जिसमें हम डिस्कवर करते हैं, फीलिंग बताते हैं किस तरह की फीलिंग होंगी। कॉल जस्टिक योंग क्या है, ये एक स्विस साइकेट्रिस्ट था जो फाउंडर था एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का, और ये कंपल्सरी थ्योरी थी। इसने फ्रेड स्टूडेंट्स भी रहा है, उसका कॉलेजेस भी रहा है, और इसने उसके पास में बताया है, तो ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। आगे आते हैं हमारे पास मेजर गोल ऑफ साइको लाइफ क्या थे कि जो इसमें यूनिफिकेशंस थी, आल एस्पेक्ट पर्सनालिटी की, कॉन्शियस अनकॉन्शियस था, इंट्रोवर्जन था। लिबिडो फोर्स क्या है, वो एनर्जी होती है जो इंसान को ग्रोथ देती है, डेवलपमेंट देती है। कॉन्शियस की टाइप है पर्सनल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसके बाद है अच्छी टाइप क्या है कि ये सब पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस यूनिवर्सल फॉर्म है जो पैटर्न थॉट्स पे होती है। और कॉन हर्निस से ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने ट्रेन किया, शिफ्ट हुआ यूएसए में। और उसके बाद आते हैं हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट क्या है इसके एंग्जाइटीज़ के। इसमें एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होना चाहिए, चाइल्ड फील लोनलीज होम। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है न्यूरोसिस है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आते हैं और डिस्टर्बेंस से इंटरपर्सनल हो जाती है। जो हमारे पास पर्सनल रिलेशन होते हैं उन्हें हम आइडियल तौर पर लेते हैं। और इसका गोल ऑफ थेरेपी क्या था कि एक अच्छा रियलिस्टिक रिलेशनशिप बनाना रियल और आइडियल सेल्फ में। और ये ऑप्टिमिस्टिक था अबाउट ह्यूमन नेचर्स के। और बस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।